हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विपिन सर, विपिन मैं इस चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। आइए हम लोग कर रहे हैं ग्रुप डी का सेट कर रहे हैं। ठीक, ये ग्रुप डी का जो वॉल्यूम वन अभी प्लेटफॉर्म निकाला है, तो इसी का हम लोग सेट कर रहे हैं, जिसमें 2500 प्लस क्वेश्चन जो है सेट वाइज दिया गया है। ठीक, डेली डेली जो है सेट वाइज जैसे क्वेश्चन पूछा जाता था, तो वैसे ही सेट वाइज दिया हुआ है। इसमें हम लोग 8 जो है सेट 7 सेट कर चुके हैं। ये हम लोग का 8वां नंबर सेट होगा। ठीक, 7 सेट ऑलरेडी कर चुके हैं। यदि उन सातों का आप डिस्कशन नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, प्लेलिस्ट में जाकर आप जो है सातों सेट का डिस्कशन एक एक करके देख सकते हैं। ठीक, आज हम लोग इस क्लास में जो है 8वें सेट का डिस्कशन इसमें करेंगे हम लोग। ठीक, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। एक एक क्वेश्चन का सोल्यूशन करेंगे, 8 नंबर सेट का एक एक क्वेश्चन का। ठीक, अगर आप चैनल पे न्यू होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे जो भी नोटिफिकेशन रहेगा वो मिलता रहेगा। चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिए अगर न्यू है तो, और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। ठीक, चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। और अगर आप बेसिक मैथ पढ़ना चाहते हैं, अगर बेसिक से मान लीजिए मैथ पढ़ना चाहते हैं, आपका मैथ बहुत कमजोर है, स्कोर नहीं जा रहा है, तो इसके लिए आप हमें एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे जाकर विपिन मैथ्स एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहाँ चैप्टर वाइज जो है क्लास कर सकते हैं। ये हम लोग का एप्लीकेशन का लोगो है। जब आप डालिएगा गूगल प्ले स्टोर पे विपिन मैथ्स, तो ऐसा कुछ देखने को आ जाएगा, और उसे आप डाउनलोड करके उस पर बेसिक मैथ आप एक ही क्लास कर सकते हैं चैप्टर वाइज। इसमें लगभग आपका 90 क्लासेस अभी तक डल चुका है। ठीक, 90 क्लासेस डल चुका है, लगातार इसमें क्लासेस डल रहे हैं, तो इसको आप ज्वाइन करके इससे जुड़ सकते हैं। इसमें हम लोग अर्थमेटिक, एडवांस और डीआईडीएस सब कुछ इसमें कवर करेंगे, तीनों सेक्टर कवर करेंगे। ये आपका ग्रुप डी के लिए खास कर ये शुरू किया गया था। ठीक है, तो इसमें आप जा करके जुड़ करके और पढ़ सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं, लगातार बहुत जल्दी रिवीजन कर सकते हैं। 90 क्लासेस इसमें डल चुका है। तो चलिए, अगर जुड़ना है तो जुड़ सकते हैं। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको। चैनल आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर भी जरूर कर लीजिएगा। शेयर करिएगा तो जितने भी आपके दोस्त लोग हैं सब लोग जुड़ेंगे, और ज्यादा से ज्यादा हमें हमसे सीखेंगे और फायदा उठाएंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। जैसे देखिए, पहला जो क्वेश्चन है हमारा, क्या कह रहा है, पढ़िए इस बात को। कह रहा है कि इस प्रॉब्लम का क्वेश्चन है कि मेरी वर्तमान आयु का 3/7 भाग मेरे चचेरे भाइयों में से एक की आयु का 4/5 भाग के बराबर है। जैसे मान लीजिए हम अपना आयु x मान लेते हैं, तो मेरे आयु का 3/7 भाग यानी 3/7 x कितने के बराबर है, तो मेरे चचेरे भाई का y मान लेते हैं, तो y के 4/5 भाग के बराबर है। ये हम अपना आयु मान लिए, मेरी आयु, और ये मेरे चचेरे भाई का, ये चचेरे भाई का आयु है। ठीक, तो मेरे आयु का 3/7। अब इसको तिरछा गुणा कर लीजिए, इधर से गुणा करेंगे तो 5×3=15, x इज इक्वल टू 7×4=28 y हो जाएगा। इसको फर्स्ट मान लीजिए आप, जो भी जरूरत पड़ेगा हमें। अब क्या करें, आगे पढ़िए। 3 साल पहले मेरी आयु उसकी अब से 10 साल बाद की आयु के बराबर होगी। यानी 3 साल पहले जाना है, यानी x-3 हो जाएगा। मेरे आयु में 3 साल पहले जाना है, और उसके आयु में यानी कि y+10 जाना है, चूंकि उसका 10 साल के बाद बोला हुआ है। ये सिंपल सी बात हो गया। यहाँ से x-y करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। ठीक, अब क्या बोला है, तो मेरी वर्तमान आयु निकाले। मेरी वर्तमान आयु मतलब यहाँ से y को हटाना होगा, चचेरे भाई को हटाना होगा। तो यहाँ से y का मान आप निकाल लीजिएगा, तो 15/28 x आ जाएगा। अब रख दीजिए, यहाँ पे कुछ है ही नहीं। x-15/28 x इज इक्वल टू 13 हो जाएगा। देखिए, इसको घटाइएगा तो 28 में से 15 गया, 13 आ जाएगा, यानी कि 13/28 x इज इक्वल टू 13 हो गया। तो 13 13 खत्म, यानी x का मान कितना हो जाएगा, 28 वर्ष आ जाएगा, और ये हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन से देखते हैं तो ऑप्शन नंबर सी है। बताइए, कोई दिक्कत है तो? आसान सा क्वेश्चन था। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन था। हम अपने आयु को x मान लिए, चचेरे भाई का y। तो ये बोला था कि मेरे आयु का 3/7 चचेरे भाई को इतना के बराबर है। इससे पहला इक्वेशन निकल गया। अब बोला है कि मेरी आयु 3 साल पहले मेरी आयु चचेरे भाई के 10 साल के बाद की आयु के बराबर था। तो इसको सॉल्व कर लिया, और इसमें मेरी आयु पूछा हुआ है, तो y को हटा दिए, x का मान यहाँ से पुट कर लिए, कितना आ जा रहा है, 28 वर्ष आ जा रहा है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन जरा देखिएगा। किसी कंपनी के विभिन्न मदों पर व्यय यहाँ दर्शाया गया है। देखिए, ये कंपनी का जो है व्यय दर्शाया गया है। सभी व्यय लाख रुपए में है। ये जो भी व्यय है किसमें है, लाख रुपए में है। ठीक,
पढ़िए, जैसे इसको समझिएगा पहले, वर्ष दिया है, वर्ष 1, वर्ष 2, देखिए यहाँ वर्ष 1 दिया है, वर्ष 2 दिया है, वर्ष 3 दिया है। एक का वेतन में 200 लाख रुपए है, इसका वर्ष 2 का भी 200 है, वर्ष 3 का 400, सबका दर्शाया गया है। ये वेतन हो गया, ये बोनस हो गया, ये यहाँ पे कर हो गया, ये ब्याज ऋण हो गया, ये सब दर्शाया गया। तब देखिए क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, मेन यहाँ से क्वेश्चन है, पढ़िए कि वर्ष 1 का कुल व्यय वर्ष 3 के कुल व्यय का कितना परसेंट है। तो देखिए वर्ष 1 का ये कुल व्यय आप जोड़ लीजिए, तो 210, 70, 10, 80 और 20, 100, यानी कि 300 हो जा रहा है। वर्ष 1 का कुल व्यय कितना हो गया, 300। अब वर्ष 3 का कुल व्यय जोड़िए, केवल एक 3 को ही जोड़ना है, सिर्फ यहाँ बोला हुआ है 1 का और 3 का, तो इसी दोनों को जोड़ना है। तो इसका कितना हो जा रहा है, तो 450 और ये मिलकर के 150 हो गया, तो 450 और 150 कितना हो गया, 600 हो गया। तो बोला है कि वर्ष 1 यानी कि 300, वर्ष 3 यानी कि 600 का कितना परसेंट है। देखिए कितना सिंपल हो गया, वर्ष 1 वर्ष 3 का कितना परसेंट है, तो 3 से कटाएंगे 2 मत में, 2 से कटा दीजिए, यहाँ 50 हो जाएगा, यानी कि 50% हो जाएगा। ऑप्शन से देखिए, ऑप्शन पर भी हो जाएगा। समझे कि नहीं, इसमें कुछ नहीं है क्वेश्चन में। वर्ष 1 का कुल व्यय 300 आया, वर्ष 3 का कुल व्यय 600 आया, तो 300 600 का कितना परसेंट है, तो 50% है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा जरा पढ़िए। प्रत्यय ने कप का एक सेट 195 में खरीदा, ये कितना में खरीदा, इसका सीपी दिया हुआ है 195, लेकिन बाद में पुराना माल निकालने के लिए इसे इतना में बेच दिया, यानी कि इसको बेचा कितना है, इसका एसपी है 171 रुपए 60 पैसे। ठीक, तो बोला क्या है, उसे कितने प्रतिशत की हानि हुई। देखिए ज्यादा में खरीदा था, कम में बेच रहा है, तो पहले इसका हानि निकालिए, कितना का हानि हो रहा है, तो घटा दीजिएगा, तो यहाँ 40 पैसा आएगा, और यहाँ देखिए तो 40 हो जाएगा, यहाँ 14, 4 में से 1 गया, कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और यहाँ हो गया आपका 4 में से 1, 7, 9 में से 7 गया 2, यानी 23 रुपए 40 पैसे की हानि हो रही है। तो ये बोला है कि हानि प्रतिशत निकालना है, तो हानि प्रतिशत कितने का होगा, तो 23.4 का हानि हुआ है किस पर, तो 195 पर, प्रतिशत के लिए 100 से गुणा कर लेंगे। अब देखिए कटा दीजिए, पॉइंट हटाइएगा तो 0 से कट जाएगा, इसको कटाएंगे 5 से, अगर तो 5 दूना 10, और इसको कटाएंगे तो 5 तिहाई 15 हो जाएगा, और 5 में 45 होगा। 13 से कटा दीजिए, 13 तिया 39, इसको कटाएंगे 13 से तो कितना हो जाएगा, 13 एकम 13 और 13 8 104, यानी 18 हो जाएगा। फिर 3 से कटा देंगे तो 6 मार्क में, यानी 6 दूना 12% का हानि होगा। 12% मतलब ऑप्शन नंबर ए होगा। बताइए कहीं से कोई दिक्कत है तो ये आंसर हो जाएगा। इसे हानि हुआ 23 रुपए 40 पैसे का था, हानि प्रतिशत यानी 2340 बट्टा क्रयमूल्य 195 गुणे 100 कटा देना है, 12% का हानि होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कह कि ए और बी मिलकर किसी काम को 15 दिन में करते हैं। देखिए ए बी मिल करके 15 दिन में करते हैं, जबकि ए अकेला 18.75, देखिए 18.75, इसको हम बट्टा में बदल लेते हैं, ये कटाएंगे तो यहाँ 100 हो जाएगा। तो देखिए इसको भी ऐसे भी कर सकते हैं, 18.75 बट्टा 100, इस तरह से आसान होगा। 25 के 75, 25 चौके 100, यानी 18 चौके 72, और 3 कितना हो जाएगा, 75/4 हो जाएगा। ये जो है इसको हम लोग कटा लिए, कितना 18.75 को पूर्णांक में तोड़ लिए, कितना आ जा रहा है, 75/4 हो जा रहा है। तो देखिए टोटल वर्क यहाँ से कितना हो जाएगा, तो 75 और 75, 15 और 75/4 का एलसीएम हो जाएगा 75। ये टाइम है, तब क्षमता निकाल लीजिए, टाइम से भाग दे करके, तो इसका 5 हो जाएगा, इसका भाग देंगे तो इसका 4 हो जाएगा। अब बताइए बी का क्षमता कितना आ जाएगा, तो 1 आ जाएगा। 5 ए और बी दोनों का है, और इसमें से हम क्या किए कि ए का घटा दिए तो बी का 1 निकल गया। आप पढ़िए क्या रहा है क्वेश्चन में, यहाँ तक हम लोग आ गए। ठीक, अब कह रहा है कि वे एक साथ काम करना प्रारंभ करते हैं, लेकिन काम पूरा होने से 12.5 दिन पहले एक काम छोड़ देता है। देखिए काम कैसे होता है, एक काम शुरू किए लोग, यहाँ अगर काम समाप्त हो रहा है तो इससे 12.5 दिन पहले ए छोड़ा है, ए क्या किया, छोड़ दिया है। यानी कि इधर जो 12.5 दिन का काम है, इधर जो हमारा 12.5 दिन का काम है, इसे सिर्फ कौन कर रहा है, ये 12.5 दिन इधर सिर्फ बी कर रहा है, और इधर ए बी दोनों कर रहे हैं। तो ये कितने दिन काम किए, यही पूछा हुआ है कि ए और बी एक साथ मिलकर कितने दिनों तक काम किए हैं। ठीक, ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आपको बताइए। सबसे पहले दोनों का टाइम यहाँ दिया हुआ था, तो टाइम से हम क्षमता निकाल लिए। ए का क्षमता 4 आया था पहले, और बी का क्षमता यहाँ से 1 निकल गया।
अब एक बात बताइए कि ये जो आखिरी काम है, ये लास्ट वाला काम है, ये 12.5 काम, ये 12.5 दिन का काम, ये सिर्फ बी किया है। तो बी का क्षमता 1 है, तो ये 12.5 दिन करेगा तो कितना काम करेगा, तो 12.5 काम करेगा। तो शेष जो काम है ना, शेष वही ना दोनों मिलकर काम किए हैं, तो शेष घटा दीजिए। 75 में से 12.5 घटा देते हैं तो कितना आ जाएगा आपका, 5 आ जाएगा। और यहाँ हो गया 4 में से 2 गया 2, और ये हो गया आपका 62.5 हो जाएगा। ठीक, 62.5। तब यही 62.5 ए और बी मिलकर किए थे, तो कितने दिन में किए थे, तो भाग दीजिए, इनका क्षमता 5 आ रहा है, 5 से भाग दे दीजिए। देखिए 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 पचे 25, यानी ये भी 12.5 दिन इधर काम कर रहे हैं। ये 12.5 दिन ए बी मिलकर काम किए हैं, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाया हुआ है, फिर से थोड़ा जरा आप समझ लेंगे, एक बार थोड़ा फिर से समझ लीजिए। इसको हम मिटा देते हैं इधर, तो कोई जरूरत नहीं है। ठीक, एक बार फिर से थोड़ा समझिएगा इस बात को, एक बार फिर से आप समझेंगे। देखिए ए और बी मिलकर किसी काम को 15 दिन में करते हैं, यहाँ 15 दे दिए थे, और जबकि ए अकेला 18.75 को हम जो है पूर्णांक में तोड़े हैं, तो कितना है, 75/4 आ गया, तो टोटल वर्क 75 आ गया। ए बी का क्षमता 5 और ए का अकेले क्षमता टाइम से भाग दी 4 हो गया, तो बी का क्षमता हमारा कितना हो गया, 1 हो गया। क्वेश्चन कैसे करें कि उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य प्रारंभ किया, लेकिन काम समाप्ति से 12.5 दिन पहले ए काम छोड़ देता है यहाँ पर, तो इधर सिर्फ बी काम कर रहा है, इधर दोनों काम कर रहे हैं। तो वही बोला है कि ए बी ने साथ मिलकर ये कितना दिन काम किया। तो इस 12.5 दिन का सबसे पहले हम बी का काम निकाल लिए, तो 12.5 काम निकाल लिए 12.5 दिन का, तो बचा कितना, 62.5। और 62 काम को ए बी मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो 12.5 दिन करेंगे। और इसका भी आंसर कहा जा रहा है 12.5 दिन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए ये आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले हम छोटे ब्रेकेट का काम करते हैं, और छोटे ब्रेकेट में देखिएगा जरा क्या क्या दिया है। तो यहाँ पे भाग सबसे पहले लगाएंगे, तो 63 में आप 9 से भाग लगाइएगा 7 होगा, और फिर 7 में 3 से गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। 52 में से 21 घटा लेंगे, तो 2 में से 1 गया 1, और यहाँ 31 हो जाएगा। और 66 में से 31 घटाइए, तो 6 में से 1 गया 5 हो जाएगा, और यहाँ 6 में से 3 गया 3, 35 हो जा रहा है। यानी 46 में से 35 घटा लीजिए, तो 11 हो जा रहा है। और 77 में 11 से भाग लगा दीजिए, तो 11 सत्ते 77, यानी 7 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। बताइए कोई दिक्कत है इसमें, आसान क्वेश्चन है कि नहीं। सिंपल सा हमें कोड मास का रूल इसमें अप्लाई कर दिए, हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन जरा देखिएगा, फिर आ गया आपका पाई चार्ट से, ये आपका टेबल से रिलेटेड है। उमा एक टेरेस पार्टी का आयोजन कर रही है, जहां कुल अनुमानित व्यय को निम्नलिखित 5 मदों में दर्शाया गया है। ये कुल अनुमानित व्यय है। ठीक, व्यय की मद, पहला मद, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5 मदों में खर्च हुआ है। अब पढ़िए इसका प्रतिशत दिया हुआ है, कह क्या रहा है क्वेश्चन, याद पढ़िए। यदि वह 850 मद 3 पर व्यय करती है, मद 3 में व्यय कितना की है, तो 10%, परसेंटेज में 10 करिए, यानी 10% का वैल्यू हमें दिया हुआ है कितना, 850 रुपया दिया हुआ है। ठीक, ये 850 रुपया 3 पर व्यय करती है, यानी 10%। तो मद 2 और 5 पर उसका कुल व्यय कितना था, तो मद 2 में देखिए 20% करिए, और 5 में 15%, तो 20-15 दोनों मिलाकर कितना हुआ, 35% का वैल्यू पूछ रहा है। बहुत सिंपल हो गया, 10 का दिया है, अब 35 का पूछ रहा है, सिंपल सी बात हो गया। 850 बटा 10 गुणे 35 हो जाएगा, यानी 0 0 खत्म। 85 में आप 35 से गुणा कर लेंगे, तो 5 पचे 25, 8 पंच 40, और 2 42 हो जाएगा। 5 ते 15, 5 हासिल 1, 8 तरीके 24, और 1 25 हो जाएगा। जोड़ लीजिए, 5 7 5 4 9, 2975 आ जा रहा है। कितना जा रहा है, तो 2975 रुपए, जो कि ऑप्शन से मिला लेंगे, ऑप्शन नंबर डी मिलेगा। बताइए समझे कि नहीं समझे, आसान क्वेश्चन था ये हम लोग का। मद 3 में व्यय 10% था, और 3 का वैल्यू कितना दिया, 10% का वैल्यू दिया था हमें 850 रुपए। तो बोला है कि 2 और 5 को मिला दीजिए, यानी 35 का पूछ रहा था, कितना गया, 2975। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 27 भुजा वाले बहुभुज के विकर्णों की संख्या। देखिए किसी भी बहुभुज के विकर्णों की संख्या क्या होता है, फॉर्मूला डायरेक्ट याद किए होंगे। तो विकर्णों की संख्या
इज इक्वल टू n इंटू n माइनस 3/2 हो जाता है। किसी भी बहुभुज के विकर्णों की संख्या n भुजा इसमें हो n इंटू n माइनस 3/2 हो जाएगा। तो n का मान 27 है, तो 27 गुणे 27 में से 3 जाएगा 24 और बट्टा 2 हो जाएगा। 2 से कटाइए इसको 12 तो गुना कर लीजिए, 12 सत्ते 84 कर 4 हो जाएगा, हाथ से 8 हो जाएगा, 12 दूना 24 और 8 कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। यानी कितना विकर्ण हो जाएगा 324 विकर्ण, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है। तो ये फॉर्मूला ध्यान रखेंगे, ठीक। विकर्णों की संख्या जो होता है n इंटू n माइनस 3/2। एक बार जैसे एक क्वेश्चन पूछ देता है कि प्रत्येक शीर्ष से विकर्णों की संख्या इज इक्वल टू होता है n माइनस 3। ये ध्यान रखेंगे। अगर बोलेगा कि 15 भुजा वाला विकर्ण है तो उसके एक शीर्ष से कितना विकर्ण खींचा जाएगा, तो 15 में से हम क्या करेंगे 3 घटा लेंगे, n माइनस 3 हो जाता है। अब कुल विकर्णों की संख्या कितना होता है, टोटल विकर्णों की संख्या n इंटू n माइनस 3/2। तो इससे ज्यादा क्वेश्चन आया, ध्यान रखिएगा, रख के हम लोग निकाल लिए 324। आगे बढ़ी, एलसीएम निकालना है। देखिए एलसीएम आसान है, फैक्टर तोड़िए, 16 साते 112, यानी 16 का मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 हो जाएगा और 7 आ जाएगा। फिर यहाँ पे 8 9 72, तो 8 तो इसमें है ही, सिर्फ 9 ले लेना है। 9 का मतलब 3 गुणे 3 हो जाएगा। 90, 90 का मतलब 9 दहा के 90, तो 9 है और 2 है, तो 9 दूना 18, सिर्फ 5 ले लेना, गुणा कर दीजिए, एलसीएम हो गया। ये 16 5 80 और 8 9 72, 720 में 7 से गुना कर लीजिए, आ जाएगा 0। 7 गुना 14 4 हाथ से लेख 7 50, यानी 50 40 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आसान सा क्वेश्चन था। आगे बढ़िए, देख लीजिएगा, एलसीएम आसान है निकालना, ठीक। फैक्टर तोड़ देंगे, सबसे पहले किसी से भी स्टार्ट करेंगे, फैक्टर तोड़ते हुए जाएंगे, जिसका जरूरत पड़ेगा उसी अंक को लेंगे और लास्ट में सबको क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। हमारा आंसर कितना आ जाएगा 50 40, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए आसान क्वेश्चन है। कोई वस्तु पहले 4 सेकेंड में 18 मीटर जाता है और 2 सेकेंड में 16 मीटर जाता है, तो दूरी है, तो उस वस्तु की औसत चाल, देखिए एवरेज स्पीड क्या होता है, औसत चाल आपको पता होगा कि औसत चाल इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम होता है, टोटल टाइम, ठीक। सिंपल सा बात हुआ। तो टोटल डिस्टेंस यहाँ 18 मीटर गया है, यहाँ 16 मीटर गया है, तो 18 प्लस 16 कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा, बट्टा टोटल टाइम 4 सेकेंड 2 सेकेंड, तो 4 2 6 हो जाएगा, कटा दीजिए, तो 17/3 हो जाएगा। यानी 17 में 3 से भाग लगाएंगे तो 3 5 15, 16 17, 3 6 18, 3 6 18 यानी 6 6 आता रहेगा। इसको रोकने के लिए 5.6 और 7 कर देते हैं, इसको 7। आइए मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, तो देख लीजिए किस ऑप्शन में 5.67 मीटर पर सेकेंड ऑप्शन नंबर दिया है, किसमें ए में दिया है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5.67 मीटर सेकेंड के पावर -1 का मतलब ये बट्टा में आ जाएगा। तो ये किस में दिया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ए हमारा आंसर हो जाएगा। बताइए कोई दिक्कत है इसमें, सब में ऑप्शन वही दिया है। देखिए इसमें भी 5.67, लेकिन यहाँ सेकेंड दिया है, यहाँ मीटर दिया है। जो हम लोग का मात्रक होगा स्पीड का वो मीटर पर सेकेंड होगा, तो इसी में दिया है, यही आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत, तो 6 नहीं आ रहा है, 5.666 यानी कि 6 7 हो जाएगा, ठीक। आसान क्वेश्चन था, बहुत बार पूछा हुआ है। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम, इस पर के आराम से निकाल लीजिएगा, औसत चाल पूछेगा तो भी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। पवन ने 12.5% हानि पर एक वस्तु बेची, यदि, देखिए पवन ने 12.5% हानि पर एक वस्तु बेची, यदि उसने उस वस्तु को 56 रुपए अधिक में बेची होती तो इतना परसेंट। देखिए एसपी फर्स्ट बोला है 12.5% हानि यानी कि 87.5 हो जाएगा, और एसपी 2 बोला हुआ है कि उसे 22.5% लाभ हो रहा है, यानी 122.5। ये कब हो रहा है, तो कितने रुपए अधिक में बेच रहा है, तो ये प्लस 56 रुपए अधिक में बेच रहा है। एक बात बताइए, अभी 56 को हटाइए, यहाँ से 56 को हटाइए, कितने प्रतिशत अधिक में बेच रहा है, घटा दीजिए आप। इसमें से इसको घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 35% आ जाएगा ना जी, 35% आ जाएगा, ठीक। 35% घटा के देख लीजिए, तो 12 में से 7 गया 5, और यहाँ कितना बचा 11 में से 8 गया 3, 35% का वैल्यू। ये देखिए कितना रुपए अधिक में बेच रहा है, तो 56 रुपए, यानी 35% का वैल्यू 56 है। तो पूछा क्या है आपसे, आगे पढ़िए, कि 25% लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो 25% लाभ मतलब कि 125% का मान हमें पूछ रहा है। बताइए कोई दिक्कत है इसमें,
कितना आसान क्वेश्चन है। पहला क्रय मूल्य 12.5% हानि हो रहा था तो 100 में से घटा देंगे, दूसरा विक्रय मूल्य 22% लाभ हो रहा था तो 122, दोनों का अंतर कितना हुआ तो 35%, और इधर कितना अधिक में बेच रहा है 56, तो 35% का वैल्यू 56, तो 25% लाभ कमाने के लिए 125 में बेचना होगा, यानी कि 56/35 गुणे 125 हो जाएगा। अब घटा देना है, देखिए 7×5 = 35 और 7×8 = 56 हो जाएगा, 5 से कटाएंगे तो ये हो जाएगा हमारे कितना 25×5 = 125, यानी 25×8 200 रुपया जो हो जाएगा उसका विक्रय मूल्य होगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 25% लाभ प्राप्त करना होगा तो 200 रुपये में बेचना होगा। अगर यहीं पे कह देता है कि क्रय मूल्य निकालिए, तो क्रय मूल्य मतलब यहाँ 100% का मान निकालते, 100% निकाल लेते तो हमारा क्रय मूल्य। तो बात समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए 11 नंबर कह रहा है कि पाइप ए किसी कुंड को यानी टंकी को 7.8 घंटा का मतलब 78/10 कर लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 2×3 6 और दोनों 18 39/5 हो जाएगा। यानी पहला पाइप जो है 39/5 घंटे में जो है भर सकता है, जबकि दूसरा पाइप इस कुंड को भरा होने पे 19/5 यानी 19.5 का मतलब हो जाएगा 119/10, 5 से कटे 15 10 5 15 5 9 45, यानी ये 39/2 हो जा रहा है। ये कितना आ गया 39/2। ये पहला पाइप भर रहा है, दूसरा पाइप खाली कर रहा है। टोटल वर्क देखिएगा तो इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा 39। ठीक, अब ये टाइम दिया हुआ है तो इनकी क्षमता निकाल लेते हैं। ये क्षमता कैसे निकलेगा देखिए, तो इसका 39/5 से भाग देंगे तो इसका क्षमता 5 हो जाएगा, 39/2 से भाग देंगे तो इसका क्षमता 2 हो जाएगा। ठीक, लेकिन ये माइनस में होगा चूंकि ये खाली कर रहा है। ठीक, दोनों का क्षमता निकाल लिया। अब क्या बोला हुआ है कि दोनों पाइपों को एक साथ उस समय खोला गया जब कुंड आधा खाली था, तो उसे भरने में कितना समय लगेगा। देखिए सिंपल सी बात हो गया, दोनों को एक साथ खोलेंगे तब 5 - 2 यानी कि 3 की रफ्तार से भर रहा है। जब पॉजिटिव आता है ना भरता है, तो आधा खाली था यानी भरने में कितना समय लगेगा, तो समय बराबर कितना खाली था 39/2, यहाँ 39/2 खाली था, क्षमता 13 आया है 3 आया है, तो 3 से इसे भाग लगा दीजिए। तो 3 से भाग लगाए तो 3 से देखिए 13 मतलब कट जाएगा, यानी कितना आ रहा है तो 13/2, इसका मतलब 6.5 6.5 घंटा हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। बताइए कोई दिक्कत है तो इसमें, आसान क्वेश्चन था। बस यहाँ 7.8 का मतलब हो गया 39.5, यहाँ बदल दिया है, और 19.5 का मतलब हो गया 39/2। टोटल वर्क 39 हो गया, भाग लगाए, इसका क्षमता 5, इसका क्षमता -2 हो गया, दोनों का मिलाकर क्षमता कितना हो गया 3। तो आधा भरा हुआ था, यहाँ क्वेश्चन में दिया था कि आधा भरा हुआ है, इसका मतलब आधा खाली है, 39/2 खाली है, 3 के रफ्तार से भरना है, कटा दिए 13/2 यानी कि 6.5 हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहे हैं ना कि 3 से विभाजित है, यदि ये एक संख्या है 3 से विभाज्य है तो x का मान निकलना है। बहुत सिंपल हो जाएगा। 3 से विभाजता का रूल, सभी अंकों को जोड़ दीजिए, तो 8 2 10 3 13, 13 प्लस x, अगर ये 3 से विभाजित है तो यहाँ x की जगह 5 आएगा, तभी ना 13 5 18 जो हो जाएगा क्या हो जाएगा हमारा 3 से कट जाएगा, तो x का मान 5। ऑप्शन नंबर देख लीजिए, ऑप्शन नंबर आपका 5 हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं। सभी अंकों को जोड़ लीजिए, तो 8 में 2 जोड़ेंगे 10 10 3 13 प्लस x, अगर 3 से कट रहा है तो ये 3 का गुणज होना चाहिए, तो 3 का गुणज मतलब क्या, तो यहाँ 5 आएगा, तभी ना 13 5 18 जो हो जाएगा 3 का गुणज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़िए, इस क्वेश्चन को समझिएगा। कह रहा है कि यदि 2x² प्लस ax प्लस b x - 3 से विभाजित किया जाता है तो 31 शेष बच रहा है। देखिए यहाँ पहले ध्यान दीजिए, इसको हम भाग दे रहे हैं कितना x - 3 से, तो यहाँ x - 3 = 0 करें तो x बराबर 3, तो x बराबर 3 जब इसमें हम पुट करेंगे तो शेषफल कितना आ रहा है 31 के बराबर हो जाएगा। तो पुट करके यहाँ देखिए इक्वेशन बन जाएगा, x बराबर इसमें 3 पुट करेंगे तो 3 3 9 दूना 18 हो जाएगा, 18 प्लस यहाँ 3a हो जाएगा, 3a अब प्लस b इज इक्वल टू कितना शेष बच रहा है हमारा 31 शेष बच रहा है। तो इसे पहला इक्वेशन निकल गया कि 3a प्लस b इज इक्वल टू 31 में से 18 घटा दीजिए, तो 11 में से 8 गया 3,
और यहाँ बच गया कितना, दो, दो में से एक गया एक, यानी ये पहला इक्वेशन था। बात समझ में आया कि नहीं? अगर ये x माइनस 3 से पूर्णतः विभाजित है तो x इज इक्वल टू यहाँ 3 इसमें रखेंगे तो 3 तरीके 9 दूना 18, और यहाँ से हो जाएगा 3a और b बराबर 31। तो यहाँ पहला इक्वेशन निकल गया, 31 शेष बच रहा है। अब बोल रहा है कि इसको एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए को जब x माइनस 3 से, यानी x माइनस 3 का मतलब कि यहाँ से कितना हो जाएगा, तो x बराबर 3 हो जाएगा। ठीक, ये भी x बराबर 3 ही हो जाएगा। तो x बराबर 3 इसमें पुट करिए दूसरा इक्वेशन में, इस वाले इक्वेशन में 3 रखेंगे, ये 3 तरीके 9 हो जाएगा। इधर रख लेते हैं हम 3 तरीके 9, ये दूसरा इक्वेशन में हम लोग रख लेते हैं तो कितना आ जाएगा 9 प्लस बी एक्स है, यानी कि b 3b हो जाएगा। 3 रखना है तो 3b प्लस a इज इक्वल टू शेष कितना बच रहा है 24। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 3b प्लस a इज इक्वल टू 24 में से 9 घटा दीजिए तो 14 में से 9 हो गया 5 हो जाएगा, यानी कि 15 आ जाएगा। तो ठीक, 9 5 14 24 15 आ जाएगा। ये दूसरा इक्वेशन हो गया। तो हमें बोला है कि a प्लस बी का मान क्या होगा, देखिए इसके नीचे लिख देते हैं, यहाँ 3b प्लस a इज इक्वल टू कितना हमारा 15 है। अब एक बात बताइए, देखिए इसमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, a प्लस बी हमें पूछ रहा है, तो इस दोनों को अगर जोड़ देते हैं तो 3a और 1a कितना हो जाएगा 4a हो जाएगा, प्लस 3b और 1b कितना हो जाएगा 4b हो जाएगा, बराबर ये 28 हो जाएगा। ठीक, 28। तो यहाँ से 4 कॉमन ले लेंगे तो a प्लस बी इज इक्वल टू यहाँ से 28/4 यानी कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है। बताइए कहीं से दिक्कत है तो? आसान सा क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन पिछले वाले सेट में भी आया हुआ था। जैसे हम इसको, इस इक्वेशन को यदि x माइनस 3 यानी कि x बराबर 3 हो जाएगा से विभाजित करने पर, यानी x बराबर इसमें 3 रख रहे हैं तो शेषफल कितना रहा 31, तो ये 31 के बराबर हो जाएगा। इससे पहले इक्वेशन हमारा निकल गया। फिर बोला है कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए को जब x माइनस 3 से भाग रहे हैं, यानी यहाँ भी x बराबर 3 रख के पुट कर रहे हैं, तो यहाँ से दूसरा इक्वेशन आ जा रहा है। हमें बोला है कि a प्लस बी निकालना है, तो दोनों को जोड़ने पे 4a प्लस 4b बराबर 28, तो a प्लस बी बराबर हमारा कितना हो जाएगा 28, भाग लगा दिए तो 4 7 28 यानी कि 7 हो जाएगा। बताइए कोई समस्या है इसमें? पहले आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिएगा 14 नंबर, कि घन की कोरों की लंबाइयों का योग वर्ग के परिमाप का 3 बटा, देखिए एक घन है और एक क्या है वर्ग है। तो घन की भुजा हम x मान लेते हैं, वर्ग की भुजा y मान लेते हैं। तो बोला है घन के कोरों की लंबाइयों का योग। अब घन में कितने कोर होते हैं, तो 12 होते हैं, यानी कि 12a। घन के किनारा कितने होते हैं 12 होते हैं, बात पता है आपको। तो कह रहे हैं कि घन के कोरों की लंबाइयों का योग वर्ग के परिमाप, तो वर्ग के परिमाप कितना हो जाएगा 4a हो जाएगा। तो वर्ग के परिमाप का कितना है ये, तो 3/5 है। अब देखिए यहाँ से दोनों रिलेशन निकल जाएगा। बस 1 मिनट रुक जाइए, यहाँ तो हम लोग अलग अलग माने हैं ना, तो दोनों एक नहीं रहेगा, यहाँ भी अलग अलग रहेगा। ठीक, यहाँ से हमारा चेंज कर लेते हैं। ये 12x बराबर ये कितना हो जाएगा, तो 4y का कितना 3/5 हो जाएगा। देखिए इसको कटा लीजिए, 4 ये 12 खत्म हो जाएगा, यानी कि x बटा y इज इक्वल टू 1/5 हो जाएगा। क्या है इसमें रिलेशन ही रहने देते हैं हम, इसमें आप क्या करिए ना कि रिलेशन ही रहने दीजिए। जैसे यहाँ से हमारा ये x इज इक्वल टू यानी 5x इज इक्वल टू y आ रहा है, यहाँ से इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं, यानी y इज इक्वल टू हमारा 5x हो गया। देखिए समझ में आया कि नहीं आपको? जैसे घन की भुजा x मान लिए, वर्ग की भुजा y मान लिए, तो कह रहे हैं कि घन के कोरों की लंबाइयों का योग यानी कि 12x जो है वर्ग के परिमाप, तो वर्ग का परिमाप मतलब 4y का 3/5 है। तो यहाँ से एक रिलेशन निकल गया, कट गया, 4 3 12 यानी कि 5x बराबर y हो गया। अब क्या कर रहे हैं आगे पढ़िए, यदि घन के आयतन का अंकीय मान, तो घन का आयतन क्या हो जाएगा हमारा x क्यूब हो जाएगा। घन का आयतन भुजा क्यूब, भुजा x मान है, तो घन के आयतन का अंकीय मान वर्ग के क्षेत्रफल के अंकीय मान के बराबर है। तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर यानी कि y स्क्वायर के क्या है बराबर है। क्या पूछा है, वर्ग का परिमाप निकालना। देखिए वर्ग का परिमाप निकालना यानी y का मान हमें निकालना पड़ेगा। भुजा निकाल लेंगे तो 4 गुणे भुजा कर लेंगे, परिमाप निकल जाएगा। तो y का मान निकालने के लिए हमें x को हटाना पड़ेगा, तो यहाँ से x इज इक्वल टू y/5 हो जाएगा। यहाँ रख दीजिए x इज इक्वल टू y/5,
तो ये वाई क्यूब बट्टा 5 का क्यूब करेंगे तो 125 हो जाएगा, बराबर ये वाई स्क्वायर होगा। वाई स्क्वायर से एक कट जाएगा तो एक बचेगा, यानी वाई बराबर 125 निकल गया। तो हमें परिमाप पूछा हुआ है, तो वर्ग का परिमाप इज इक्वल टू 4 गुणे भुजा 125 है। तो 125 में 4 से गुणा करेंगे, 500 यूनिट ही दिया हुआ है, कुछ मात्रक इसका नहीं दिया है, तो 500 यूनिट यानी ऑप्शन नंबर ए होगा। तो बताइए कोई दिक्कत है तो? क्वेश्चन आपका अच्छा है, ऐसा क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा हुआ है। घन के किनारों की लंबाइयों का योग यानी कि 12x पर का परिमाप मतलब 4y का कितना है, 3/5 है। तो यहाँ से ये रिलेशन निकल गया। ठीक, अब बोला है कि घन का आयतन वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। तो यहाँ से हम क्या किए, वर्ग का परिमाप पूछा हुआ था तो y को रखना है, x को हटा देना है। तो x का मान y/5 पुट कर दिए, y का मान 125, परिमाप 4a हो जाएगा 500। कोई दिक्कत है इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर देखिए, 15 नंबर देखिए क्वेश्चन। पीछे कौन सा था, 14 था ना जी। तो अब आ गया 15। ये देखिए, आपको पता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो जब इसको हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में तोड़ेंगे तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा हो जाएगा इज इक्वल टू कितना, 1। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स होता है। यानी कि अगर सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान, अगर मान लीजिए सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान अगर x दिया है, अब पूछेगा कि बताइए सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मान क्या होगा, तो 1/x हो जाएगा। दोनों एक दूसरे के क्या होता है, इनवर्स होता है, तभी ना गुणनफल 1 हो जाएगा। तो सिंपल से बात हुआ, यहाँ प्लस वाला दिया हुआ है और माइनस वाला पूछ रहा है। तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/, इसका इनवर्स कर देंगे यानी कि 12.5 हो जाएगा। तो ये खत्म हो गया कहानी। यहाँ 10/125 हो जाएगा, 10/125 यानी भाग लगा दीजिए, 5 दूना 10, 5 दूना 10 और यहाँ हो जाएगा कितना, 25 5 125 हो गया, यानी कि 2/25। अच्छा 2/25 है ना, तो इसको आप क्या कर सकते हैं, 4 से अगर ऊपर नीचे गुणा कर लेंगे तो 8/100 हो जाएगा। 8/100 का मतलब 0.08 हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है। बताइए कोई समस्या है इसमें? जहां भी आप देखिएगा कि सेक थीटा प्लस टेन का मान दिया हुआ है और सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मान पूछ रहा है, तो इसका इनवर्स कर दिए। इनवर्स मतलब 1/12.5 कर लीजिए। अब इसका मान निकाल दिए, कितना आ गया, 0.08 आ जा रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर बी। बात क्लियर, कोई दिक्कत नहीं इसमें? अगर समझ में नहीं आया ना तो थोड़ा सा फिर से आप एक बात को समझिए, इस बात को फिर से जरा समझेंगे। जैसे मान लीजिए हम इसको मिटा देते, ठीक है, इसको एक बार आप फिर से समझ लीजिए, ध्यान दीजिए। ये वाला बात तो आप समझ गए होंगे, इसमें कोई समझाने वाली बात नहीं है। अगर इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में अगर हम तोड़ेंगे तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर 1 हो जाएगा। इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स होता है। तो जब इनवर्स होता है तो जहां भी अगर प्लस वाला मान दिया रहेगा, अब माइनस वाला मान पूछेगा, तो यहाँ से सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू इनवर्स हो जाएगा, यानी 1/12.5 हो जाएगा। तो बस इसको कटा देना है, ये जब पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा और 5 से कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, यानी कि 2/25। और 2 में 25 से भाग लगाइए तब भी आएगा कितना, 0.08 आएगा। अच्छा है, इसको अगर ऊपर नीचे 4 से गुणा कर लेते हैं, इसलिए गुणा कर रहे हैं ना कि ये 8/100 नीचे 100 बन जाएगा, और 100 को भाग लगाएंगे 8 में तो ये भाग लगाने में आसानी होगा, 0.08 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है। कोई दिक्कत नहीं, क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए इसका वर्गमूल पूछा हुआ है, तो इसका वर्गमूल हमारे कितना हो जाएगा, 109। निकालने की भी जरूरत नहीं है, आपको बताए होंगे कि 100 के नजदीक वाले संख्या का वर्ग कैसे निकालते हैं। जैसे 102, 103 वर्ग, इसका 103 का, 104 का वर्ग। जैसे बताए थे कि जितना ज्यादा है, एक ज्यादा है तो एक का वर्ग लेकर, यानी एक का वर्ग एक होगा तो 2 अंक लिखेंगे, और जितना ज्यादा है उसमें उतना ही वो जोड़ दीजिए। तो 100 से एक ज्यादा है तो एक जोड़ेंगे तो 102 हो जाएगा, ये हमारा आंसर होगा। जैसे 3 ज्यादा है तो 3 का वर्ग कितना हो जाएगा, 9, तो 2 डिजिट हमेशा लिखते हैं, 09 हो जाएगा। और 3 ज्यादा है तो इसमें 3 जोड़ दीजिए, तो 103 में 3 जोड़ेंगे तो 106 हो जाएगा। 4 ज्यादा है तो 4 चौके 16, 2 डिजिट लिखेंगे।
ये हमारा 4 ज्यादा है तो इसमें 4 जोड़ेंगे तो 108 हो जाएगा, ये हमारा 104 का वर्ग हुआ। तो 109 का हमें वर्ग देखना है, 109 का, तो 109 का 9 9 81 हो जाएगा, इसमें 9 जोड़ेंगे तो 118 हो जाएगा। यानी कि देखिए यही यही दिया हुआ था हमारा कि 1 से 11 11881 का वर्ग क्या होगा। तो हमें पता था कि 9 का वर्ग करने पे ये मिल जाएगा, तो इसीलिए हम डायरेक्ट पिक कर दिए थे कितना 20। नहीं तो आप और अगर कुछ नहीं पता हो तो भाग विधि से आप वर्गमूल निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। बात समझ में आ गया होगा। जब भी हम 100 के नजदीक वाले संख्या का वर्ग निकालते हैं तो जितना अधिक रहता है उतना वर्ग करके 2 डिजिट लिखेंगे, उसके बाद वहीं जोड़ देंगे, ठीक वहीं जोड़ देंगे। तो सिंपल सी बात है, हमारा बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जरा देखिए, रेकरिंग वाला है। जैसे जितने अंक पे रेकरिंग रहता है ना, जैसे मान लीजिए पी क्यू आर, ऐसे तीनों अंक पे रेकरिंग दिया है, तो इसका मतलब हो जाएगा पी क्यू आर बट्टा कै गो अंक पे रेकरिंग है, 3 गो, तो 3 गो 9 हो जाएगा। तो यहाँ से जब रेकरिंग हटाएंगे तो ऊपर हमारा हो जाएगा 04761 और बट्टा कितने अंक पे रेकरिंग होगा, तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 को 9 लगा दीजिए, 9 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा। ठीक, अब इसको कटाना है। अब देखिए आपको कटाने का तरीका बता रहे हैं। जैसे ये 9 है, यहाँ भी 9 है, तो 9 एकम 9 हो जाएगा। यानी कि हमेशा जो ये नीचे वाला संख्या कटेगा ना, तो इसका यूनिट प्लेस 1 ही होगा, या तो 1 होगा, या 1 मतलब या तो 11 होगा, या 21 होगा, या 31 होगा, या 41 होगा हमेशा। तो 1 यूनिट प्लेस डिजिट वाला क्या ऑप्शन दिया हुआ है, तो ये वो ऑप्शन ही दिया है, 1/21, यही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 9 नहीं होगा, नहीं तो 9 9 81, यहाँ 1 आना चाहिए। 7 नहीं होगा, 9 7 63, यहाँ 3 आना चाहिए। 3 नहीं होगा, 29 27, यहाँ 7 रहना चाहिए। तो ये वो ऑप्शन ही बनता है, 1/121, यही हो जाएगा। अब ये नहीं कि इसको भाग देकर लगे कटाने, तो समय आपका ज्यादा लग जाएगा। सिंपल सी बात है कि ये नीचे 9 आ रहा है, यहाँ ऊपर भी है, तो यूनिट प्लेस 1 होना चाहिए। तो यूनिट प्लेस 1 वाला हमारा एक ही संख्या है, 21। अब कहिएगा सर अगर 11 भी दे देता है, 1/11, चाहे 1/21 दे देता है, 1/31 दे देता है, 1/41 दे देता है, तब क्या करते? तो कोई ऑप्शन नहीं है, इसको भाग दे करके कटा लेते, कोई दिक्कत नहीं था इसमें। हमारा अभी के समय में यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर 101, 1/21 हो जाएगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 18, जरा समझेंगे। 17 प्रशिक्षु एक दिन में 4 विशेषज्ञों के बराबर काम करते हैं। देखिए ये कोई प्रशिक्षु है और ये विशेषज्ञ है। तो प्रशिक्षु की क्षमता x मान लेते हैं, यहाँ पे कुछ मान लेते हैं, यानी कि 17x बराबर हो जाएगा 4y। x हम किसको माने हैं, प्रशिक्षु को माने हैं, ठीक, प्रशिक्षु को माने हैं। और y किसको माने हैं, तो विशेषज्ञ को माने हैं, ठीक, विशेषज्ञ को माने हैं। चलिए मोटा मोटी लिख लिए यहाँ पे, ठीक। तो अब बोल रहा है हमें, यहाँ से आप चेंज कर लीजिए, थोड़ा इंक चेंज कर लीजिए, फ्लो ले लीजिए, ठीक। 17 प्रशिक्षु एक दिन में 4 विशेषज्ञ के बराबर काम कर लेते हैं। तो यहाँ से अगर इनके काम का रेशियो निकालेंगे तो x/y इज इक्वल टू 4/17 हो जाएगा। यानी कि प्रशिक्षु का क्षमता 4 हो गया और विशेषज्ञ का क्षमता कितना हो गया, 17 हो गया। ये निकाल लिया पहले, ठीक। अब आगे पढ़िए। कह रहा है कि एक तालाब को बनाने के लिए 12 विशेषज्ञ और 9 प्रशिक्षु, और का मतलब प्लस होता है। देखिए और का मतलब प्लस हो जाएगा, यानी कि 12 विशेषज्ञ, विशेषज्ञ का क्षमता आप y माने, तो 12y प्लस 9 प्रशिक्षु, प्रशिक्षु का क्षमता x माने, यानी कि 9x मिल करके ये और का मतलब प्लस हो जाएगा। कितने दिन में करते हैं, 5 दिन में करते हैं। तो ठीक, फिर अब आगे बढ़िए। उसी तालाब को यानी कि यहीं पर काम कराना है। 15 दिन में बनाने के लिए 4 विशेषज्ञों के साथ कितने प्रशिक्षु लगाने होंगे, 4 विशेषज्ञ, विशेषज्ञ का क्षमता कितना है y, यानी 4y के साथ कितने प्रशिक्षु, p मान लेते हैं प्रशिक्षु लगा रहे हैं, और p का क्षमता क्या है x। कितने दिन में कराना है हमें, तो 15 दिन में कराना है। खत्म हो गया, अब कुछ नहीं है इसमें। बात समझ में आएगी नहीं आपको? प्रशिक्षु का क्षमता x माने, विशेषज्ञ का क्षमता y, तो यहाँ से x का मान 4, y का मान 17 निकल जा रहा है। तो ये बोला है कि 12 विशेषज्ञ और का मतलब प्लस हो जाएगा। यहाँ पे 9 प्रशिक्षु को 5 दिन में काम करने में लगता है, तो यहाँ लिख दिए। तब उसी तालाब को 15 दिन में पूरा करने के लिए 4 विशेषज्ञों के साथ, विशेषज्ञ की क्षमता y है, कितने प्रशिक्षु लगाने होंगे, कितने प्रशिक्षु, तो हम मान लिए कितना प्रशिक्षु, p प्रशिक्षु, प्रशिक्षु का क्षमता कितना है x। अब रख दीजिए, यहाँ कुछ नहीं है। 12 में y का मान 17 है, तो 12 में 17 से गुणा करेंगे तो 12 सत्ते 84 का 4 हासिल 8 हो जाएगा, 12 कम 12 8 20 हो जाएगा, यानी कि 204 प्लस 3 हो जाएगा जी
17 दूना 34 का 4 हासिल 3 7, ठीक है। और 9 x का मान 4 है तो 9 चौके 36 हो जाएगा। यहाँ से कटा भी सकते हैं, ये 5 से कट जा रहा है, 5 3 15 हो जा रहा है, ठीक। तो इधर कुछ नहीं बचा। y का मान कितना है 17, तो 17 चौके इधर 68 हो जाएगा, प्लस x का मान कितना है 4, यानी कि यहाँ 4 p हो जाएगा, p हमें निकालना है, और गुणे यहाँ कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। देख लीजिए ये 236 और 4 40, यानी कि 240 इज इक्वल टू 68 प्लस 4p इंटू 3 हो जाएगा। तो 3 से कटाएंगे, 3 8 24, 80 हो जाएगा। देखिए सिंपल सा हो गया। 4p इज इक्वल टू 68 आकर इधर घटेगा तो 12 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक। 69 70 80 हो जाएगा, तो 4 तिहाई 12, यानी कितने प्रशिक्षु को लगाना होगा, तो 3 प्रशिक्षु लगाना होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है। तो ए हमारा आंसर हो जाएगा। बताइए कोई दिक्कत है इसमें? समझ में आया कि नहीं? आपको नहीं समझ में आया होगा तो एक बार और समझिए आप। यहाँ सबसे पहले जो यहाँ हम लोग का बोला हुआ था यहाँ पे कि 17 प्रशिक्षु 4 विशेषज्ञ के बराबर काम करते हैं, तो यहाँ पे हम क्षमता इनका निकाल लिए। तो अब यहाँ बोला हुआ है आपका कि 12 विशेषज्ञ 9 प्रशिक्षु को 5 दिन में काम करने लगता है, और मतलब प्लस होता है। जैसे देखिए कंजक्शन क्या क्या रहता है, वह रहता है, तथा रहता है, और रहता है। अगर इन तीनों से जुड़ा रहेगा तो इसका मतलब प्लस होता है, या रहेगा अथवा रहेगा, इसका मतलब क्या होता है, बराबर हो जाता है, इसका मतलब बराबर हो जाता है। बात ध्यान रखिएगा, ठीक। तो यहाँ पे और वाला जुड़ा हुआ है, इसका मतलब और कंजक्शन का मतलब प्लस हो जाएगा, ठीक। उसके बाद बोला है कि 5 दिन में काम कर रहे हैं। तो अब बोला है कि उसी तालाब को 15 दिनों में बनाने के लिए 4 विशेषज्ञों के साथ कितने प्रशिक्षु लगाने होंगे। तो पी मान लिया, बस एक्स वाई का मान रख के इसको कटा लिए, कितना आ जा रहा है 3000, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 19 नंबर जरा देखिएगा क्या कह रहे हैं। किसी खाद्य पदार्थ में चीनी और आटे का आरंभिक अनुपात 17 देखिए, ये चीनी का और आटा का रेशियो दिया हुआ था, कितना दिया हुआ है, तो 17 अनुपात कितना था 28 था पहले, ठीक। 27 केजी के इस खाद्य में कितना आटा और मिलाया जाए, यानी कितना आटा और मिला दिया जाए ताकि चीनी और आटे का अनुपात 2:5 हो जाए, ठीक। बाद में कितना हो जाए 2:5 हो जाए। एलिजाबेथ ने बाद में कितना आटा मिलाया, यानी कि यहाँ ये आटा मिला रही है तो कितने आटा मिलाई है नहीं पूछा है। देखिए इस तरह के क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, ये एलिजाबेथ जो है कितना आटा मिला रही है, कितना मतलब क्या मिला रही है, तो आटा मिला रही है। क्या मिला रही है, आटा। इसका मतलब जब ये आटा मिलाएगी तो चीनी का जो यूनिट है वो सेम रहना चाहिए। जैसे यहाँ चीनी 17 है तो यहाँ भी क्या होना चाहिए 17 होना चाहिए। तो चीनी सेम करने के लिए हम क्या करते हैं कि इसको 2 से गुणा कर लेते हैं, इसको 17 से गुणा कर लेते हैं। देखिए तो 17 दूना 34 रेशियो 28 दूना 56 हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा 17 दूना 34 रेशियो 17 पचे 85 हो जाएगा, ठीक। ये हम चीनी का रेशियो क्या कर लिए, बराबर कर लिए, क्योंकि ये आटा मिलाई है इसीलिए चीनी क्या रहेगा, बराबर रहेगा। ये प्रारंभिक मात्रा जरा जोड़ दीजिए तो 6 4 10 का 0 हासिल 1 हो जाएगा, 5 3 8 1 9 90 आ रहा है, यानी कि इस 90 यूनिट का वैल्यू 27 केजी दिया हुआ है। तो ये कितना आटा मिला रही है, यही तो देख लीजिए, यही पूछा है कि कितना आटा मिला रही है। तो 5 में से 6 गया, 15 में से 6 गया 9, और यहाँ 7 बचा, तो 7 में से 5 गया, कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, यानी 29 यूनिट मिलाई है। तो 29 का मान पूछा हुआ, यानी कि 27/90 इंटू 29 हो जाएगा। देखिए 9 के 90 29 27 हो जाएगा। 29 में 3 से गुणा कर लीजिए, 29 27 पर 7 हासिल 2 हो जाएगा, 3 2 6 2 8, यानी कि 8.7 केजी जो है आटा मिलाई है, ऑप्शन नंबर ए में दिया। बताइए कोई इसमें समस्या है? जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो आप एक बात इसमें नोट कर लीजिएगा, एकदम नोट करके ध्यान में लिख लीजिएगा कि जिसे न मिलाना हो उसे हम बराबर कर देंगे। जैसे यहाँ एलिजाबेथ ने आटा मिलाया है तो आटा को छोड़ करके यानी कि चीनी को हम बराबर कर लेंगे। चीनी बराबर करने के लिए इसको 2 से गुणा कर लिए, इसको 17 से, तो चीनी यहाँ 34 34 बराबर हो गया। इसने आटा कितने यूनिट मिलाया, तो 29 यूनिट आटा मिलाया। अब पहले वाला प्रारंभ में कितना यूनिट हमारे पास दोनों मिलाकर है, तो 90, और 90 का वैल्यू देखिए यहाँ दिया हुआ है 27 केजी, तो 29 यूनिट मिलाई है, तो 29 यूनिट का वैल्यू यहाँ पे कितना हो जाता है हमारा, ये 29 मिलाई हुई थी यहाँ पे, तो 29 यूनिट का वैल्यू आपका यहाँ से निकल जा रहा है कितना 8.7 केजी, यही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 20 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, पढ़िए।
महिमा को अपनी यात्रा सामान्य से 12 मिनट की देरी से प्रारंभ करने के कारण गंतव्य तक पहुंचने के लिए अपनी चाल, देखिए इसका स्पीड क्या करना पड़ रहा है, बढ़ाना पड़ रहा है। पहले 45 था, अब क्या कर दिए, 54 कर दिए। तो स्पीड का उल्टा आपका टाइम होता है, आपको पता होगा कि स्पीड का उल्टा टाइम हो गया। यहाँ डिस्टेंस सेम है तो इसका पहले वाला समय 54, बाद वाला समय 45, यानी इसको कटा लेंगे तो 9 छके 54, 9 पचे 45। और देखिए टाइम कितना कम कर रही है, यहाँ पे 12 मिनट की देरी से प्रारंभ कर रही है और यहाँ 1 यूनिट। तो 1 यूनिट का वैल्यू अगर 12 मिनट दिया हुआ है तो 5 का ही वैल्यू नहीं, किसी से भी निकाल सकते हैं। 5 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 60 मिनट, यानी क्या, 1 घंटा। तो इसका मतलब ये हुआ कि नीचे वाला आप समय निकाले हैं तो 54 के स्पीड से जा रहे हैं 1 घंटा में, तो डिस्टेंस यानी दूरी बराबर कितना होता है, तो चाल गुणे समय 1 घंटा लिए हैं, यानी कि 54 किलोमीटर हो जाएगा। यही हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बताइए कोई दिक्कत है इसमें, आसान सा क्वेश्चन है। फिर से एक बार देख लीजिए नहीं समझे तो। महिमा को अपनी यात्रा सामान्य से 12 मिनट की देरी से शुरू करने के लिए उसे अपने चाल को 45 से बढ़ाकर 54 करना पड़ रहा है। तो 45/54 स्पीड का रेशियो है, तो ये आपका टाइम का रेशियो हो जाएगा 54/45, यानी कि 6:5। तो 6 से 5 यानी 1 यूनिट की कमी कर रही है, जो कि यहाँ पे 12 के बराबर दिया हुआ है। तो 1 का वैल्यू 12, तो 5 का वैल्यू 60 हो जाएगा। यानी नीचे वाला समय निकाले हैं 1 घंटा और नीचे वाला चाल कितना है, 54। तो 54 एकम 54 यानी कि 54 किलोमीटर डिस्टेंस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आसान सा है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन पढ़िए क्या कहता है। 21 नंबर, 3 संख्याओं का माध्य 21 है, इन आंकड़ों का समुच्चय परास मतलब होता है बड़ी संख्या छोटी संख्या, यानी 3 गो संख्या ना हम x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स वाई जेड मान लेते हैं। इसमें मान लेते हैं कि ये बड़ा सबसे जेड है, तो इस तीनों का माध्य दिया हुआ है 21, तो 21 63, इनका क्या हो जाएगा, योग हो जाएगा। ठीक। अब कह रहा है कि इस आंकड़ों के समुच्चय का परास, परास मतलब बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या, यानी कि जेड माइनस एक्स इज इक्वल टू 19 दिया हुआ है। परास मतलब होता है, परास का मतलब होता है बड़ी संख्या, रेंज जो होता है ना हमारा परास, परास मतलब बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या। यहाँ से इस बात को समझिएगा, परास ये रेंज रहता है। किसी भी आंकड़ा का रेंज निकालना हो परास, इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्या, रेंज। रेंज जहां भी निकालना हो आपका तो बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या होती है। ठीक। अब देखिएगा कि 19 दे दिया है। अब कह रहे हैं कि सबसे छोटी दो संख्याओं का अंतर 5 है, तो इसमें सबसे छोटी दो संख्या कौन कौन है, एक्स से वाई है। तो वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है आपका, 5 दिया हुआ है। अब एक बात बताइए, जब ये तीन दोनों को जोड़ देते हैं तो क्या क्या आ जा रहा है हमारा पे यहाँ पे, तो वाई प्लस जेड माइनस 2x इज इक्वल टू 9×5 = 14, यानी कि 24 आ जा रहा है। और ये हमें दिया हुआ है यहाँ पे कि x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 63 हो जा रहा है। तो इन दोनों से अगर हम इसको घटा दें, तो घटाइएगा यहाँ से, तो y से y खत्म हो जाएगा, z से z खत्म हो जाएगा, और -2x और -x यानी कितना हो जाएगा, -3x इज इक्वल टू, यहाँ पे घटाना है ना, यहाँ घटाइएगा, देखिए कितना आ रहा है, 13 में से 4 गया यानी कि 9, और यहाँ कितना हो जाएगा हमारा, 13 में से 4 गया 9, 5 में से 2 जाएगा यानी 3 हो जाएगा, -39 आ रहा है। तो ये कट करके एक्स का मान हमारा 13 आ गया। यानी ये पूछा क्या है कि तीनों अंकों में सबसे बड़ी संख्या, तो बड़ी का मतलब हमें जेड का मान निकालना है, तो यहाँ नहीं निकालेंगे, यहाँ से एक्स का जब मान 13 आ गया तो जेड इज इक्वल टू हो जाएगा 19 + 13, यानी 9 3 12 कर दो हासिल, यानी 32 हमारा सबसे बड़ी संख्या हो जाएगा। यही आंसर होगा। अगर बीच वाला पूछता तो इसमें रख देते एक्स का मान, तो 13 5 18 हो जाता। छोटी संख्या पूछता तो ये 13 यहाँ निकल ही गया। बोलिए कोई दिक्कत है तो इसमें, बढ़िया क्वेश्चन है। फिर से एक बार समझिए, रेंज वगैरह सब इसमें रिविजन हो जाएगा। बोला है हमें कि 3 संख्याओं का माध्य 21 है, तो तीनों का योग 21 से 63 हो जाएगा। इन आंकड़ों के समुच्चय का परास, परास मतलब बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या, तो ये कितना दे रहा है, 19। जबकि दो सबसे छोटी का अंतर 5 दिया है, यानी कि y माइनस जेड, वाई बड़ा है तो y माइनस जेड बराबर 5। इन दोनों को जोड़ दिए कितना आ रहा है, और फिर इस इक्वेशन को यहाँ ला करके घटा दे रहे हैं, तो हमें सबसे छोटी संख्या का मान यानी x का मान 13 निकल जा रहा है। तो x नहीं निकालना है, z निकालना है, सबसे बड़ी संख्या। तो इसमें जब हम रख देंगे x का मान, तो z हमारा निकल जाएगा कितना, 32 हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए 22 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से भिन्न इसमें जोड़ा जाए, यानी कि 13/5 में कौन सा भिन्न जोड़ा जाए पता नहीं है, ताकि क्या हो जाए, तो 1 प्राप्त हो जाए। सिंपल,
x का मान निकालना है तो 1 में से आप 13/5 घटा देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 5 माइनस 13/5 हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, तो -8/5 हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब देख रहे होंगे कि ऑप्शन में ही नहीं है, तो ऑप्शन में ये है, यहाँ पे ये क्या कर लिया है ना, ये ज्यादा दे दिया, यानी इसको कटाएंगे तो 6×8 = 48, 6×5 = 30, यानी यही वाला ऑप्शन हमारा मिल जा रहा है, ऑप्शन नंबर ए हो जा रहा है। ये आपको फंसाने के लिए देखिए क्या किया हुआ है, ये 48/30 दे दिया है, तो 48/30 का मतलब 6×8 = 48, 6×5 = 30, यानी यही ना -8/5 है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। एक बार ये सब भी करके देखना पड़ेगा आपको, ठीक नहीं तो ऑप्शन दे दिया है ऐसे आप ढूंढिएगा और गलत सलत ऐसे करके ऑप्शन कर दीजिएगा कि गलत दिया हुआ था। तो हो सकता है कि यहाँ पे 15 की जगह 5 रहे तो हम ऑप्शन डी करके चले आते हैं और आपका आंसर गलत हो जाएगा, आंसर यहाँ दिया हुआ है। तो इन सब बात को आप ध्यान में रखिएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर देखिए। 45 अंकों वाली किसी परीक्षा में 3 छात्रों के अंकों का माध्य 38 दिया हुआ है। 3 वो जो छात्र हैं तो तीनों का योग निकाल लेते हैं, तीनों का योग निकाल लीजिए तो 38×3 यानी कितना हो जाएगा, 8×3 = 24 का 4 हासिल 2 हो जाएगा, 3×3 = 9 और 2 11 हो जाएगा, यानी 114 निकल गया ना जी। 45 अंकों वाली परीक्षा में 3 छात्रों के अंकों का माध्य 38 है, गलत गुणा किए हैं यहाँ पे, एक मिनट सॉरी, ये तो 38 है ना, तो 8×3 = 24 का 4 हासिल 2 हो जाएगा, 3×3 = 9 2 11, सही तो है जी, 8×3 = 24 का 4 हासिल 2, 3×3 = 9 2 11, ठीक है। अब कह रहा है कि 2 नए छात्रों को परीक्षा में भाग लेने के छात्र द्वारा प्राप्त किए गए जा सकने वाले सबसे कम अंक क्या होगा जिसमें दूसरे नए छात्र कम अंक प्राप्त करता है, जिससे पांचों का औसत कितना हो जाएगा, 40। अब देखिए यहाँ से पांचों का योग निकाल लीजिए, पांचों का अगर योग निकालेंगे तो ये 40×5 यानी 4×5 = 200 हो जाएगा, ठीक। यहाँ से जो 2 नए आए हैं उनका योग हम लोग देख लेते हैं, यहाँ से जो 2 नए आए हैं उनका योग यहाँ से निकाल लीजिए, कितना आ जाएगा। ये जो 2 नए आए हैं, जैसे यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 2 नए छात्रों का योग हम लोग निकाल लेते हैं। यहाँ से 2 छात्रों का योग, 2 छात्रों का योग कितना हो जाएगा, तो घटा दीजिए, 2 समय से 114 घटा देंगे तो 10 में से 4 गया 6 हो जाएगा, और यहाँ कितना बचा 9, तो 9 में से 1 गया आपका 8 हो जाएगा, यानी कि 86 आ गया। तो इस 86 में 2 लड़का है, कितने लड़का है, 2। तो यही बोला हुआ है कि 2 नए छात्रों में ने परीक्षा में भाग लिया, तो उस नए छात्र द्वारा प्राप्त किए जा सकने वाले सबसे कम अंक क्या होगा। एक जो है सबसे कम अंक प्राप्त कर रहा है, तो क्या होगा, जिसने दूसरे नए छात्र में कम अंक प्राप्त किया है। इसमें जो है कि एक सबसे कम अंक प्राप्त कर रहा है, तो उसी का पूछ रहा है कि कम अंक प्राप्त करने वाले का अंक कितना होगा। तो एक बार बताइए कि इसमें 2 छात्र हैं, एक अगर कम अंक प्राप्त कर रहा है तो ये इसका कम होने के लिए ये सबसे बड़ा आना चाहिए, मैक्सिमम आना चाहिए। तो परीक्षा कितने अंक का है, 45 अंक का है, तो इस सबसे ज्यादा कितना पा सकता है, तो 45 पा सकता है। तो जब ये 45 पाएगा तो ये कितना पाएगा, तो इसमें से घटा दीजिए, 86 में से आप 45 घटाएंगे तो 6 में से 5 गया 1 हो जाएगा, यानी 4, 41 अंक प्राप्त करेगा। तो जो सबसे कम वाला है वो कितना है, 41 अंक प्राप्त किया। देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है, फिर से आप समझिए इस क्वेश्चन को, बढ़िया क्वेश्चन है, समझने वाला है। जैसे 3 वो छात्र थे तो इनका योग 38×3 यानी कि 144 हो 14 हो गया। अब 5 को जब हो रहे हैं तो इनका 40×5 यानी 200 हो जाएगा। तो 2 को जो नए छात्र आए हैं इनका योग इसमें से घटा दिए तो कितना आ गया, 86 आ गया। तो अब इस 86 में बोला है ना कि एक सबसे कम अंक प्राप्त कर रहा है, तो उसका कम अंक कितना होगा। तो जो कम होने के लिए, इसका कम होने के लिए दूसरे वाले का सबसे मैक्सिमम होगा, तो ये मैक्सिमम कितना अंक पा सकता है, तो 45 ही पा सकता है, क्योंकि 45 अंक का परीक्षा है। तो ये सबसे मैक्सिमम 45 पा लिया, तो ये कम से कम कितना पाएगा, तो 86 में से 45 घटा देंगे यानी 41, ये 41 से कम नहीं पाएगा आपका, तो यही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। ये देखिए 24 नंबर, 2 संख्याओं का गुणनफल इतना है, एक संख्या इतना है तो दूसरी संख्या बताइए। ये दूसरी संख्या क्या हो जाएगी हमारी, तो 0.646 में हम भाग लगा देंगे किससे, 1.7 से। पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 10 हो जाएगा, ये पॉइंट हटाएंगे
नीचे 1000 हो जाएगा, 0 से 0 खत्म, इस 17 से कटा दीजिए, तो 17 तिया 51, 17 तिया 51, 17 8 136, यानी कि 38/100 का मतलब हो जाएगा 0.38 हो जाएगा। ऑप्शन से देखिए, ऑप्शन नंबर सी में दिया। बताइए, आसान क्वेश्चन है। दो संख्याओं का गुणनफल इतना दिया है, एक संख्या दिया है, दूसरी संख्या भाग लगा दीजिए, 38/100 यानी कि 0.38, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़िए, 25 देखिए, फिर बोर्ड मास वाला आ गया। सबसे पहले छोटा ब्रैकेट करेंगे, तो छोटा ब्रैकेट में यहाँ 60 में 12 से भाग लगाएंगे, 5 हो जाएगा, यानी 6 5 यहाँ तक हमारा 30 आ गया। तो 40 में से 30 घटाइए, कितना हो गया, 10 हो गया। 36 में से 10 घटा लेंगे, यानी कि 26 हो जाएगा। 61 में से 26 घटाइए, घटाते जाइए, 11 में से 6 गया 5, और यहाँ कितना हो जाएगा, 61 में से 26 घटाएंगे, 11 में से 6 गया 5, 5 में से 2 गया 3, यानी 35 आ गया। अब 140 में 35 से भाग लगा देना, 140 बटा 35 कट जाएगा, क्या मत में 4 मत में, यानी कि 4 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बताइए, कोई दिक्कत है तो? आसान सा है। सबसे पहले छोटा ब्रैकेट को तोड़ते जाएंगे, इधर आते जाएंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 जरा देखिएगा कि एक परीक्षा में चित्रा जो है 58.5 अंक प्राप्त करती है, जो 78% के बराबर है, यानी कि 78% के बराबर है, कितना, तो 58.5 अंक प्राप्त करिए। ठीक, तो परीक्षा कितने अंकों तक? परीक्षा 100%। हमेशा टोटल पूर्णांक जहां पूछा जाए कि परीक्षा कितने, कुल पूर्णांक, तो कुल पूर्णांक 100% होता है, तो यहाँ कर लीजिए 58.5 बट्टा 78 गुणे 100 हो जाएगा। कटा दीजिए, ये पॉइंट जब हटेगा तो एक जीरो कट जाएगा। 13 से कटाइए, 13 छक 78, यहाँ 13 से कटाएंगे तो 13 छक 78 ज्यादा हो जाएगा, 13 पचे 65 भी ज्यादा हो जाएगा, 13 चौके 52 और 13 पचे 65। फिर 3 से कटाएंगे तो 3 दूना 6 और 3 से कटाएंगे 15 हो जाएगा। ये 2 से कटाइएगा तो 2 पचे 10 हो गया, यानी 15 पचे 75 अंक प्राप्त करिए। तो ऑप्शन से देखिए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आसान सा क्वेश्चन था, ये सिंपल क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि चित्रा जो है, कह रहे हैं कि चित्रा ने 58.5 अंक प्राप्त किया, जो कि 78% के बराबर है। तो 78% बराबर 58.5, तो कितना अंक का परीक्षा था, तो 100% का वैल्यू 75 अंक का। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 जरा देखिएगा। नीचे दिए गए आंकड़े कंपनी एबीसी द्वारा पिछले, देखिए कभी भी अगर डाटा वाला क्वेश्चन आ रहा है तो जल्दीबाजी में आंसर नहीं बनेगा, पढ़ना तो पड़ेगा। तो एबीसी द्वारा 5 वर्षों में निर्मित वाहनों का दिया गया है, तो पूछ क्या रहा है, नीचे यहाँ आइए, किस वर्ष में इंजनों का निर्माण सबसे अधिक हुआ है। अब देखिए आसान सा क्वेश्चन है, सबसे अधिक देखिए तो कहाँ हो रहा है, किस वर्ष में हो रहा है, तो 2015 में। तो 2015 मतलब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए आसान सा हो गया। एक बार आप क्वेश्चन पढ़िएगा ना तो बहुत आसानी से बन जाएगा ये, और ये सही भी होगा, ऑथेंटिक भी होगा, कभी गलत नहीं हो सकता है आपका। 2015 में आप क्लियर हुआ इसमें? सबसे कम पूछता तो दो सबसे कम, एक 2012 2014 हो जाता। ठीक, तो आगे बढ़िए, यानी कि हमारा टोटल इसमें 28 क्वेश्चन था। ठीक, 28 क्वेश्चन टोटल। सेट 8 में जो है 28 क्वेश्चन दिया हुआ था, 28 क्वेश्चन का हम एक एक करके सोल्यूशन किए, बहुत आसानी से किए। ठीक, आसानी से किए, और सब इसमें लगभग आपका समझिए कि 8 से 10 क्वेश्चन जो है अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे, गुड लेवल के क्वेश्चन थे। 8-10 क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन था। इसमें कम से कम आपका 25 आना ही चाहिए। ठीक, 25 से कम नहीं आना चाहिए। 25 से कम आएगा तो समझिए कि सिलेक्शन नहीं होगा। तो 20-25 के बीच में आना चाहिए आपका। इसका जो जनरल मार्क्स हो जाएगा ना, 20-25 के बीच में आना चाहिए आपका। अगर 25 से ज्यादा ला रहे हैं तो समझिए कि वेरी गुड है आपका। आप 25 तक ला रहे हैं तो ठीक ठाक ला रहे हैं, 20-25 के बीच में आ रहा है तो आपका सही है। बस समझिए कि 25 से ज्यादा यानी कि 23-24 लाइए, कम से कम 23 या 24 या 25 या आगे जितना ला सकते हैं आप। ठीक, ये अच्छा सेट था। चलिए हम लोग अगले सेट में मिलेंगे, सेट नंबर 9 के साथ मिलेंगे। ठीक, तो चलिए आगे हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट सेट में। अगर आप चैनल पर न्यू होंगे तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। हम लोग न्यूमेरिकल वाला बहुत जल्दी शुरू कर रहे हैं, न्यूमेरिकल वाला भी शुरू करेंगे जो 200 तक हुआ है। तो 200 से आगे वाला क्वेश्चन जो है हम लोग अब इसमें शुरू करेंगे, वो मिलेगा बहुत, 1-2 दिन में आपको मिलने लगेगा। ठीक, तो चलिए आप तब तक इसको शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा, और मैथ भी सही करिए। इसमें मैथ और रीजनिंग समझिए ना, मैथ्स और रीजनिंग आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट है, ये दोनों बना लीजिएगा, अच्छा होगा। जीके जीएस कहाँ से पूछता है कहाँ से नहीं, ये तो पता नहीं चलता है। अब प्लस न्यूमेरिकल वाला से 2 से 3 क्वेश्चन न्यूमेरिकल से रहेगा ही रहेगा। ठीक, ये समझिए कि मैथ अब प्लस रीजनिंग ना आपका ये रिजर्व हो जाता है एकदम, कहीं से भी पूछेगा तो समझिए आप प्रैक्टिस किए हुए हैं। तो अगर मान लीजिए आपका मैथ रीजनिंग इसमें 65 को 60 के आसपास पूछेगा, 55 से 60,
55 से अगर 60 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग पूछता है तो इसमें आप 50 भी ला सकते हैं आराम से। 50 इसमें 60, 55 से 60 रहेगा ना, तो 50 55 आप आराम से ला सकते हैं। उसके बाद जीके जी साइंस वगैरह पढ़िए, इसमें लाइए जितना मार्क्स उठा सकते हैं। तो ये समझिए कि रिजर्व हो जाता है आपका। तो इसीलिए मेहनत करिए, प्रैक्टिस करिए, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस किए रहिएगा तभी ये बनेगा। ठीक, तो चलिए अगले क्लास में मिलेंगे। शेयर जरूर कर दीजिए आप वीडियो को, सेशन को सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे जो भी न्यू वीडियो डलेगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ठीक, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे आगे, अगले क्लास में। ओके बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए।